नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता, कांग्रेस बोली दोस्त दोस्त ना रहा। कांग्रेस ने उठाए 5 बड़े सवाल। कांग्रेस ने कहा समझौते में कई अहम मुद्दों पर चुप्पी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस और भारत सरकार का कहना है कि यह समझौता पारस्परिक और संतुलित व्यापार को बढ़ावा देगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में अहम कदम है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि दोस्त दोस्त ना रहा और आरोप लगाया कि संयुक्त बयान में कई अहम मुद्दों पर चुप्पी साधी गई है। जयराम रमेश ने 5 पॉइंट्स में अपनी बात रखते हुए लिखा कि पहला, भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अलग से अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि यदि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो 25% का दंड दोबारा लगाया जा सकता है। दूसरा, भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारत आयात शुल्कों में भारी कटौती करेगा। तीसरा, अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात 3 गुना हो जाएगा, जिससे वस्तुओं के व्यापार में हमारा लंबे समय से चला आ रहा सरप्लस समाप्त हो जाएगा। चौथा, अमेरिका को भारत के आईटी और अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। और पांचवा, भारत के वस्तु निर्यात को अमेरिका में पहले की तुलना में अधिक शुल्कों यानी ड्यूटीज का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी इस डील को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मेक इन इंडिया को मजबूत करने वाला बताते हुए रोजगार और किसानों के लिए फायदेमंद करार दिया है। भारत अमेरिका डील पर उठ रहे सवाल, 500 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर चिंता। यह समझौता किसानों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, उसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भारत अमेरिका संयुक्त बयान के मुताबिक भारत ने अगले 5 वर्षों में करीब 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद आयात करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि 2025 में दोनों देशों का कुल द्विपक्षीय व्यापार केवल 132 अरब डॉलर रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल लगभग 100 अरब डॉलर का अतिरिक्त आयात भारत के लिए असंतुलित और जोखिम भरा हो सकता है। इस समझौते से भारत का व्यापार घाटा बढ़ने, रुपए पर दबाव आने और विदेश मुद्रा भंडार प्रभावित होने की आशंका है। खास तौर पर कृषि क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका से कपास, मक्का, सोयाबीन और प्रोसेस्ड फलों का आयात बढ़ेगा, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होने की आशंका है। आलोचकों का कहना है कि इस डील में ना तो निवेश, ना तकनीक ट्रांसफर और ना ही भारतीय निर्यात के लिए ठोस गारंटी दिखती है, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रंप के आदेश के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदने पर लगाया ब्रेक। यूएस भारतीय तेल कंपनियों की निगरानी करेगा। ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 6 फरवरी को जारी नए कार्यकारी आदेश के बाद भारत सरकार ने रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने का फैसला टाल दिया है। इसके तहत भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी तेल के आयात पर अब अमेरिकी निगरानी भी लागू होगी। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि भारत दोबारा रूसी तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात करता है तो भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क फिर से लगाया जा सकता है। इस आदेश में कहा गया है कि अमेरिकी वाणिज्य, विदेश और वित्त विभाग मिलकर भारत के तेल आयात की निगरानी करेंगे। दिसंबर 2025 से ही भारत ने रूस से तेल आयात में भारी कटौती की है। रूस से आयात घटकर 2.7 अरब डॉलर रह गया है, जो कुल आयात का केवल 24.9% है। वहीं अमेरिका से तेल आयात में तेज बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2025 में अमेरिका से 569.3 मिलियन डॉलर का तेल आयात हुआ, जो सालाना आधार पर 31% अधिक है। सरकार का कहना है कि यह कदम ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण की नीति के तहत उठाया गया है, लेकिन अमेरिकी दबाव और निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी तेल के बारे में विदेश मंत्रालय बताएगा, पीयूष गोयल। मैं जीरो ड्यूटी के बारे में बताऊंगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को लेकर प्रेस वार्ता की, लेकिन इस दौरान विदेश नीति और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर मंत्रालयों के बीच विरोधाभास साफ दिखाई दिया। गोयल ने शनिवार को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को अप्रत्यक्ष जवाब दिया। 3 दिनों पहले जयशंकर से जब पूछा गया था कि ट्रेड डील पर ताज़ा जानकारी क्या है, तो उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल से पूछिए, वो ही इसको देख रहे हैं। वहीं अब पीयूष गोयल से जब शनिवार को रूस से तेल खरीद पर स्थिति साफ करने को कहा गया, तो गोयल ने कहा कि विदेश मंत्रालय से पूछिए। पीयूष गोयल ने कहा कि इस विषय पर विदेश मंत्रालय जानकारी देगा।
उन्होंने कहा कि रूसी तेल की खरीद से संबंधित निर्णयों पर टिप्पणी करने का अधिकार विदेश मंत्रालय के पास है। नई एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का नाम, ईमेल और मुलाकातों के दस्तावेज आए सामने। एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी को गोरी महिला की पेशकश। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी नई एप्स्टीन फाइल्स में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच हुई बातचीत के गंभीर खुलासे सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2019 के बीच दोनों के बीच ईमेल और मैसेज के जरिए कारोबार, वैश्विक राजनीति और महिलाओं को लेकर चर्चा हुई। 9 मार्च 2017 की एक बातचीत में एप्स्टीन ने मुलाकात को मजेदार बनाने के लिए एक लंबी स्वीडिश सुनहरे बालों वाली महिला की पेशकश की, जिस पर अंबानी ने इसे तुरंत अरेंज करो लिखा। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि एप्स्टीन अंबानी के बारे में जानकारी जुटा रहा था और दीपक चोपड़ा, टॉम प्रिट्जकर और पीटर थील जैसे प्रभावशाली लोगों से उनके संबंधों पर बात कर रहा था। यह सब उस समय हुआ जब एप्स्टीन 2008 में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध में सजा पा चुका था। रिकॉर्ड में पेरिस, न्यूयॉर्क और डावोस जैसे स्थानों पर मिलने की योजनाओं का भी जिक्र है। हालांकि फाइल में नाम होना अपराध का प्रमाण नहीं है, लेकिन अनिल अंबानी और एप्स्टीन के करीबी संपर्क को उजागर करता है। इस मामले पर अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। मुंबई मेयर पद पर सस्पेंस खत्म, बीजेपी की रितु तावड़े होंगी नई मेयर। शिवसेना को मिला डिप्टी मेयर का पद। मुंबई मेयर को लेकर चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। महायुति गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की रितु तावड़े को मुंबई के अगले मेयर पद के लिए नामित किया है, जबकि शिवसेना के संजय शंकर खड़ी को डिप्टी मेयर बनाया गया है। बीएमसी और राज्य के 28 अन्य नागरिक निकायों के चुनाव 15 जनवरी को हुए थे। इन चुनावों में बीजेपी ने बीएमसी की 89 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली, जिससे महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। मथुरा के स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद की बहाली। छात्रों को नमाज पढ़ाने के आरोप में किया गया था सस्पेंड। मथुरा जिले के नौझील स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद को 31 जनवरी को सस्पेंड किया गया था, लेकिन जांच में आरोप बेबुनियाद पाए जाने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया और राष्ट्रीय गान नहीं गवाया। यह शिकायत स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी दुर्गेश ने दर्ज कराई थी। हालांकि जांच समिति को इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय गान रोज गाया जाता था और किसी तरह की धार्मिक जबरदस्ती नहीं हुई। स्कूल में 235 छात्र और 8 स्टाफ सदस्य हैं, जिनमें 7 हिंदू और एक मुस्लिम शिक्षक शामिल हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार 2 सदस्यीय जांच समिति की सिफारिश पर सस्पेंशन रद्द किया गया। जान मोहम्मद ने कहा कि वे 2007 से स्कूल में सेवा दे रहे हैं और उनके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत नहीं हुई। पाकिस्तान मस्जिद धमाका, इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी IS ने ली है। इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका शहर के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बरगा कस्र एक हदीज तुल कुबरा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार हमलावर को मस्जिद के गेट पर रोका गया, जिसके बाद उसने खुद को विस्फोटक जैकेट से उड़ा लिया। यह हमला 2008 के मैरियट होटल बम धमाके के बाद इस्लामाबाद का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर राहुल और प्रियंका ने उठाए सवाल। पूर्णिया से 6 बार सांसद रह चुके और 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीतने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात पटना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में बार बार अदालत में पेश न होने के कारण हुई है। पटना पुलिस आधी रात के बाद पप्पू यादव के आवास पर पहुंची और उन्हें 1995 के केस में गिरफ्तार किया। यह मामला गर्दनीबाग थाना में दर्ज है, जिसमें IPC की धारा 467 दस्तावेजों की जालसाजी लगाई गई थी। MP MLA कोर्ट ने उनकी लगातार गैर हाजिरी के चलते पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। बता दें कि हाल ही के दिनों में पप्पू यादव पटना के एक हॉस्टल में रह रही मेडिकल छात्रा की कथित रेप और मौत के मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार ने केस को CBI को सौंप दिया। रिपोर्टरों से बात करते हुए पप्पू यादव ने गिरफ्तारी को भी छात्रा के कथित रेप और मौत के मामले में उनके लगातार विरोध प्रदर्शन से जोड़ा। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर तक हंगामा भी हुआ और पप्पू यादव ने शुरुआत में गिरफ्तारी का विरोध किया।
पुलिस के मुताबिक उन्हें 7 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि पप्पू यादव पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में न्याय की आवाज बनकर सामने आए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराना और दबाना है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके बाद की कार्रवाई ने सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर किया है और सरकार ने निष्पक्ष जांच की बजाय केस को भटकाने और पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का रास्ता अपनाया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला बेहद झकझोर देने वाला है, लेकिन सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा चिंताजनक है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारें महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पीड़ित की बजाय आरोपियों के साथ खड़ी नजर आती हैं और पप्पू यादव की गिरफ्तारी इसी रवैये का उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वह मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व गहरे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक हैं और मलेशिया की प्रगति में उनका अहम योगदान है। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य फोकस व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.